आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इसहाक डार ने आज वफाकी बजट पेश कर दिया। वफाकी बजट जो है वो सिर्फ एक ढकोसला है, ड्रामा है और ये एक आईनी ज़िम्मेदारी है जो उन्होंने पूरी की है। चौथा अपना बजट उन्होंने पेश कर दिया। इससे ज़्यादा इस बजट की हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफ़ा किया गया था। तो जब वो इजाफ़ा कर दिया तो फिर इस बजट तक आते हुए उनकी कीमतों में फ़र्क पड़ गया। इसी तरह अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतें पहले ही बढ़ गईं, एक महीना पहले ही जब वो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी और वो बजट में आप कह दें कि ये कीमत है और अब हम ये कीमत कर देंगे, तो ऑलरेडी बढ़ी हुई चीज़ को आपने और बढ़ा दिया। 14,000 कहने को कम से कम एक आदमी की वेज है और जब वो बम धमाके में मर जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक इनाम है। तो ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से गालिबन कि तुम मरते जाओ तो तुम्हारे घर वालों के लिए ज़्यादा अच्छी खबर है और तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ पे। और वैसे तुम्हें हक हलाल की रोज़ी कमाने से वो हम हर तरह रोकेंगे। बिजली तो आनी नहीं है और जो बिजली आती है 1 घंटा भी जो आती है और 1 घंटा जाती है, फिर 1 घंटा जो आती है, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि वो फुल वॉट्स में नहीं आती है और उससे आप कभी इलेक्ट्रिशियन से लड़ रहे हैं, कभी अपने एसीज़ को चार्ज करा रहे हैं, बार बार उनकी गैस चार्जिंग करा रहे हैं। कुछ का कुछ कर लें, दीज थिंग्स विल नॉट फंक्शन बिकॉज एक फेज़ की बत्ती ही नहीं आ रही है। तो एक्चुअली लोड शेडिंग जो है वो बदतरीन अपने दौर में दाखिल हो चुकी है और इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी मिनी बजट जो हैं वो अगले 15 दिन के बाद ही शुरू हो जाएंगे, बल्कि 15 दिन नहीं, पहला मिनी बजट जो है वो पहली रमज़ान से ही शुरू हो जाएगा। और जब आप देखेंगे कि किस तरह कीमतों में कितना इजाफा होता है और हुकूमत की एफिशिएंसी जो है उसके क्लेम्स जो हैं वो हमेशा की तरह झूठे साबित होंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि लाहौर ग्रामर स्कूल ने जिस तरह हुकूमत पंजाब के क्लेम्स को उन्होंने अपने जूते की नोक पे उड़ाया है, हुकूमत पंजाब के वज़ीर तालीम को ख़ास तौर पर चाहिए और तालीम के सेक्रेटरी को चाहिए, सेक्रेटरी तालीम को, कि ना सिर्फ वो इस्तीफ़ा दें, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें कि हम ऐसे कवानीन बनाते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हम करा नहीं सकते, हम लाहौर शहर में तो करा नहीं सकते, तो रहीम यार खान और अटक और उन जगहों पे हमने क्या इम्प्लीमेंट कराने। लाहौर ग्रामर स्कूल डिफेंस ब्रांच ने जो आपके साथ किया, फेज़ 5 ब्रांच ने, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ और कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स को हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि वो 3-3 महीने की फ़ीस एक साथ नहीं ले सकते, वो भी छुट्टियों के लिए। तो लाहौर हाई कोर्ट के लिए इत्तला है, अदालत आलिया, आपके अहकामात को रद्द किया गया। मैं आपको फ़ीस स्लिप्स दिखाऊंगा जो 4-4 महीने की फ़ीस ले रहे हैं हम। तो अगर आप ऑर्डर ना करते तो शायद हम 3 महीने की फ़ीस दे रहे होते, अब हमें 4-4 महीने की बहैसियत पेरेंट्स हमें फ़ीस देनी पड़ रही है। हम वावेला भी करें तो किधर करें और जाएँ तो किधर जाएँ। लेस्को के चीफ के मुतल्लिक मैंने चंद महीने पहले बता दिया था कि ये आदमी मियाँ मंशा पाकिस्तान के करप्ट तरीन इंसान, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है ये कहने में। मैं उनसे ना डरता हूँ ना झुकता हूँ, अल्लाह का करम है, और ना वो मुझे ख़रीद सके हैं। मैं तो बल्कि उनके बैंकों के ATM से भी कोशिश करता हूँ कि मुझे ATM से विड्रॉल ना करना पड़े, कि उनको को 50 रुपये वहाँ पर मिल जाएगा उसका, क्योंकि मैं जिनको मैं गलत समझता हूँ, जिन्होंने मेरी नज़र में इस मुल्क को लूटा है, मैं उनके साथ किसी किस्म का लेन देन नहीं रखना चाहता। कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात तक तो जिहाद कर लूँ। मियाँ मंशा ने साज़बाज़ करके लेस्को के चीफ की गैर कानूनी तौर पे एक्सटेंशन करवा दी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। रमज़ान के ऊपर हम पिछले 3 दिन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उम्मीद अब बनती जा रही है कि शायद इस साल इंशाअल्लाह रमज़ान जो है, रमज़ानुल मुबारक, वो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन शुरू हो और इंशाअल्लाह ईद उल फितर जो है हकीकी मानों में ईद उल फितर हो, कि जब पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक दिन ईद उल फितर मनाए। शायद इस बारे में पेशरफ्त हो रही है, वो क्या हो रही है वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुल्ला मंसूर के साथ तमाम हालात मुख्तलिफ हो गए हैं और अब नादरा वाले जो हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो गया है और अब पासपोर्ट ऑफिस में कंट्रोल हो गया है, तो चेक अगेन, वेकअप कॉल। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह सैकड़ों दहशत गर्दों को कराची के अंदर नादरा मिली भगत से ID कार्ड्स इशू कर रहा है और वो आगे पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं
और बर्मीज़ नेशनल्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके ना सिर्फ पहले चंदा जमा करते हैं, फिर उस जमा किए हुए चंदे से जो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे अरब ममालिक के अंदर से किया जाता है, वो जो है उसके ऊपर फिर वो यहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं और दोबारा से MQM का नाम आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पूरी स्टोरीज़ पे चलूँ, आपका मैं तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद है राना अज़ीम साहब, हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी, और मुफ्ती अब्दुल कवी और कारी ज़वार बहादुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि रोयत हलाल कमेटी के ये मेंबर हैं और इनकी कही हुई बात जो है उसकी एक सरकारी तौर पे एक सनद है। तो ये तीसरे दिन आज मुसलसल हमारे प्रोग्राम में हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं और मुफ्ती मुनीबर रहमान काश आ जाते, लेकिन वो अपने आप को किसी भी सवाल से ऊपर समझते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर वज़ीर आज़म इस मुल्क का सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो वज़ीर आज़म के नीचे कोई आदमी क्यों किसी सवाल का जवाब देगा? ना कोई ब्यूरोक्रेट देता है, ना फवाद हसन फवाद देता है, ना कोई और देता है। और बल्कि हर एक कह देता है, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मुबशर लुकमान तुम क्या टैक्स दे रहे हो क्या नहीं दे रहे, तो मैं कहूँगा नहीं, पहले ज़रा फ़लाँ से पूछो, पहले फ़लाँ से पूछो, पहले फ़लाँ से पूछो। अरे बाबा, जिससे सवाल पूछा गया वही जवाब दे दे। लेकिन नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राना अज़ीम साहब, आपको पता है कि ये चांद के ऊपर बैटिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, और मैं दबा के हो रही है। बिल्कुल। अभी आप बेटफेयर खोलें। क्या खोलूं? बेटफेयर। बेटफेयर वेबसाइट है। चांद पे बाकायदा हो रही है। 90 पैसे रेट है कि जनाब पेशावर में पहले रोज़ा होगा, और उसके बाद जो है 1 रुपया 20 पैसे रेट है कि नहीं जी इज़वा बिल्कुल एक ही रोज़ा होगा। आप देखें मुबशर भाई, मुहर्रम के चांद पे रफर हुआ फटा बरा। राव साहब ज़रा बेटफेयर खोले और मुझे भी दिखाएं और नाजरीन को भी दिखाएं। जी मुझे बताएं, कभी मुहर्रम के चांद पे हुआ मसला, कभी रजब के चांद पे हुआ, कभी शबान के चांद पे हुआ। जब भी मसला होता है एक महीने में 2 दफ़ा होता है। 2 दफ़ा होता है, वो रमज़ान का, क्योंकि बैटिंग हो रही है उसमें हो रहा है। ईद पे भी होगा, अब इस पे होगी, इसके साथ ईद अच्छा, पे एक होगा। सेकंड के लिए उलमा हजरात को ज़रा साइड पे छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि कोई नेक नियति से भी किसी को आप गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, चले, और उनको मिल गई और उन्होंने उसके ऊपर एक्ट कर लिया। मैं उनको एक बेनिफिट दे रहा हूँ डाउट का, लेकिन हुकूमत वक्त का क्या काम है यहाँ पे? कौन सी हुकूमत वक्त की बात कर रहे हैं आप? क्या है कहाँ पे वो हुकूमत? लंदन हार्ले स्ट्रीट में जो बस वही है। मुझे एक बात तो बताएं, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला वहाँ चला जाता है, बलोचिस्तान का वज़ीर आला वहाँ चला जाता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वहाँ पे है, जनाब वो खुरम दस्तगीर साहब वहाँ पे हैं। जिनको वीज़ा नहीं मिला या जिनको कहा गया यहीं पे रहें, वो यहाँ पे हैं, बाकी सब वहाँ पे चले गए। मुझे बताएं कौन सी हुकूमत रह गई यहाँ पे? बच्चों के साथ, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नर्सें बेचारी सुबह से लेकर शाम तक बैठी हैं, टीचर मार रोड पे आ गए हैं, किसान सड़कों पे हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग पे मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ पे मासूम बच्चे जो हैं उन्हें कत्ल किया जा रहा है, यहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर करप्शन पे जिसको पकड़ते हैं उसके लिए फौरी तौर पर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। वो सब चीज़ों को रोकने के लिए, रोकने की बजाय सब लोग जो है जी हजूरी करने के लिए लंदन में बैठे हैं। तो फिर मुझे बताएं कौन सी हुकूमत? कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पर मुबशर साहब। सिर्फ ये है कि माल बनाओ और शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करो, ये है। कौन फिर ईद के चांद को देखेगा? कौन यहाँ पे फैसला करेगा कि रमज़ानुल मुबारक जो सबसे मुकद्दस महीना है पूरी दुनिया में, किसी भी और मज़हब का जब मजहबी त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ये वाहद हमारा मुल्क है जहाँ पर हुक्मरानों से लेकर नीचे तक सब कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में लूट मार करो, पैसे कमाओ, और रोज़ा रख के अब लूट मार कर रहे हो। बिल्कुल रोज़ा रख के लूट मार कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिस मुल्क के अंदर दानिशवर भी चोर हो, जिस मुल्क के अंदर सियासतदान भी चोर हो, जिस मुल्क के अंदर सहाफ़ियों के बड़े जो हैं मालकान के वो भी चोर हों, जिस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म से लेकर उसकी पूरी नीचे तक आप आ जाएँ, उसको ओहदा मिले जो सबसे बड़ा चोर हो। मुझे बताएं, आज जो सज़ा मिली है सैयद हामिद रज़ा काज़मी साहब को, उसके बराउ शकील को, बाकी लोगों को इंसाफ बहुत देर बाद जाके मिला। नहीं, लेकिन सिर्फ काज़मी साहब तो नहीं थे उसमें शामिल, उसमें और बड़े बड़े लोग थे। यूसुफ रज़ा हमने तो रिपोर्ट किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है, उनका बेटा था, उसका बेटा था। क्यों नहीं मिली? नहीं मिलेगी ना, तय हो गया मामला। आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी के उसके लिए TORs बन जाएंगी ना सर। एक और बड़ी चीज़ है, मैं अभी आपको यहाँ पे ऑन कर, मुझे बताएं, जिस दिन वज़ीर आज़म उनके घर से होके आते हैं तो वहाँ पे ये बात होती है कि जनाब आपके FIA के एक बड़े अफसर ने तो मेरे घर में रेड की थी हार के लिए, मेरे पीछे आया था।
उसके एक दिन बाद अफजल खान, वो जो जिसने FIA वाले ने कहा, तो कहाँ उसका तबादला हुआ है? डेरा इस्माइल खान, तबादला कर दिया गया में। बट एनीवे, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मुझे आज एक खबर मिली है, मुझे तस्दीक करिएगा कि क्या ये सही है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जो है अब इस दफ़ा पेशावर में जाके बैठेगी और वहाँ पे गवाहियाँ लेगी? नहीं, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज के फैसले तक कराची ही में होगा। किसी तरह की उसमें तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। कि आज सुबह की नमाज में भी और तहज्जुद के वक्त भी मैंने देखा तो चाँद मौजूद था। इसका माना ये है कि जो आज हम चाँद जुमे वाले दिन देख रहे हैं मशरिक़ की तरफ, इसने 2 दिन तक यकीनन फल्कियात के निज़ाम और निज़ाम कुदरत के तहत नज़र नहीं आना। मैं इस बात को देख रहा था कि यकीनन इतवार वाले दिन अगर हमारे मस्जिद कासिम के हजरात बैठ भी जाते हैं, पहले तो उन्हें बैठना नहीं चाहिए, अगर वो बैठ भी जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी हमारे शाबान के हवाले से 28 का होगा, 29 की रात नहीं होगी। अगर वो बैठ भी जाते हैं तो मुझे बिल्कुल चाँद की रफ्तार की वजह से अल्लाह से पूरे वसूक और एतमाद के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपका जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। 29 को बरोज़ पीर हम भी बैठेंगे कराची के अंदर, वो भी बैठेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा पेशावर के अंदर, और एक ही दिन माह रमज़ान का आगाज़ होगा। और दूसरे दिन मैं आप दूसरी ये खबरी भी आपको सुना दूँ कि मैंने जाके मून के ऊपर के चाँद की पोजीशन क्या होगी 5 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 14 मिनट का वक्फ़ा आ रहा है सूरज के गुरूब होने में और चाँद के गुरूब होने में। इसका माना यह है कि इंसानी आँख के लिए इम्कान रोयत है ही नहीं, इंसानी आँख उसको देख ही नहीं सकती। तो माना यह है कि जब इम्कान रोयत नहीं तो फिर रोयत नहीं, जब रोयत नहीं तो शहादत नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद कासिम के लोग रात 11 बजे तक बैठे रहे, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने ईमान के साथ जुरत का फैसला करते हुए किसी किस्म की कोई गलत गवाही नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के पूरे बर्र सग़ीर में कहीं चाँद नज़र नहीं आएगा। पीर वाले दिन वो दोबारा बैठेंगे, हम पहली दफ़ा बैठ रहे होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर की रात को वो भी ऐलान करेंगे कि चाँद नज़र आ गया है, हम भी ऐलान करेंगे कि चाँद नज़र आ गया है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी कि इंशाअल्लाह मंगल के दिन पहला रोज़ा होगा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद कासिम के हवाले से भी और हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से भी। सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं पिछले 12 साल से मुसलसल रोयत हिलाल कमेटी के वो सरबराह हैं, सियाक व सबाक हैं, जो कि 1974 का कायम किया हुआ ऑर्डिनेंस है, उसकी खिलाफ वर्जी है। कोई भी चेयरमैन 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या शेयर होल्डिंग ली हुई है रोयत हिलाल कमेटी में? उनके कोई पर्सनल शेयर्स हैं, क्या हैं? नहीं मोहतरम मुबशिर साहब, ये हकीकत है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का न कोई मंशूर बनाया गया है, न इसके हवाले से किसी तरह से किसी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए कानून साजी की है। मैं ख़ुद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी तयनाती से लेकर आज तक और मुझसे पहले भी जितने हजरात आए, ये सियासी तौर के ऊपर उन लोगों ने देखा कि इस आदमी को बना दिया जाए, इस आदमी को बना दिया जाए, इस आदमी को बना दिया जाए, किस कानून के तहत बनाया जाए, उसकी मुद्दत कितनी होगी, 3 साल होगी, 4 साल होगी, 5 साल होगी। ये खालिसतन यूँ समझे कि एक लिहाज से एक रिफाई इदारा बन के, एक लिहाज से नीम तौर पर हम कह सकते हैं कि नीम सरकारी तौर के ऊपर वजारत मजहबी उमूर एक समझौते के तहत। आज आप हैरान होंगे कि हमारे जो हामिद सईद काज़मी साहब जिन बेचारों के लिए सज़ा हुई है, उनके ज़माने के अंदर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 6 साल में 6 मरतबा होता था। शाबान उल मुअज़्ज़म का चाँद भी देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होता था, ताकि शाबान का अगर हम सही फैसला करेंगे तो माह रमज़ान का फैसला भी यकीनन दुरुस्त होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस लग़्ज़िश को माफ़ करे, उन्होंने शाबान का चाँद भी ख़त्म कर दिया और रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद वो भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी देखती थी जब से मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी बनी है, उस मौसूफ ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो चले मैं उसमें फटा नहीं है ना जी, फटा सिर्फ 1 महीने के रमज़ान में चाँद में है। कारी ज़वार बहादुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप बड़ी पेशेंस से आप जो है सब्र से आप सुन रहे थे सारी बात। तमाम मुसलमानों का एक सवाल है
और वो तमाम के तमाम ये पूछते हैं कि क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं इल्मी तौर पे, मजहबी तौर पे, कि हम एक रोयत के ऊपर हम लोग सारे कायम नहीं रह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना इल्मी तौर पे कमजोर हुए हैं ना मजहबी तौर पे। ये दरअसल हुकूमत की रिट नहीं है। हुकूमत में जितने बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी अपनी जात पे जब हरफ आता है तो आप देख लें, अभी डार साहब ऐलान फरमा रहे हैं कि स्विस केस जो है वो खोलेंगे। 3 साल तो उनको याद नहीं आए। अब अपनी जात पे जब पीपल पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई तो उनको स्विस केस याद आ गए। हिलाल कमेटी के मसले पे हुकूमत ने मजाक बनाया हुआ है रोहित हिलाल को। रोहित हिलाल के चेयरमैन को और मेंबरान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जब उनकी रेट ही नहीं कायम की जाती, वो फैसला करते हैं। एक मौलवी पेशावर में बैठ के कहता मैं नहीं मानता। मजहबी दहशत गर्दी है, फसाद फिल अर्द है, उसको पकड़ के 1 महीना बंद करें, पूरी कौम का रोजा और ईद एक हो जाएगा। आपने सैकड़ों लोगों को 4th शेड्यूल में डाला हुआ है, बहुत सारे बेगुनाहों को भी डाला हुआ है। एक आदमी पूरी कौम को हर साल एक इंतशार में मुब्तला करता है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं वो देखते हैं यार ये पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहां कोई फैसला ही नहीं है। सऊदी अरब में कोई बंदा दूसरी ईद करके दिखाए या दूसरा रोजा रख के दिखाए, ईरान में कोई करके दिखाए, तुर्की में, बांग्लादेश में, कमजोर से कमजोर मुल्क में भी 2 ईदें नहीं है। पाकिस्तान में 25-30 साल से एक बंदा बैठा हुआ है, मीडिया उसको कवरेज देता है, हुकूमत वहां की सूबाई हुकूमत गवर्नर हाउस में उसके मर्जी से नमाज करवा देती है। तो ऐसे तो मैं समझता हूं कि कभी भी आप जितने मर्जी बड़े बड़े जय्यद उलमा को बिठा लें लाकर इत्तेहाल कमेटी में, जब उनके फैसले को नाफिज ही नहीं किया जाएगा तो कैसे एक ईद होगी। कोई ना कोई आदमी शरारती तो यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे हर शोबे में शरारती है, मजहब के नाम पे भी बहुत सारे बैरूपिये बैठे हुए हैं और जो यहाँ आके हमारी नुमाइंदगी करते हैं मीडिया पे भी, इधर भी उधर भी। बड़े बड़े मोटे ताजे मौलवी हैं, लोग कहते हैं कि मजहबी रहनुमा है। उनके मजहबी रहनुमा आपने जरा एक मुझे जुमले पे इतराज है, मोटे नहीं है वो, मोटे 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 मौलवी हैं जी। वो हमारे मजहबी रहनुमा बनाए जाए जी। तो वो जो अगर एक अभी आपके ऊपर इत्तला है आपके लिए कि जब ये रमजान ट्रांसमिशन हर चैनल पे शुरू होगी तो जितने गाने वाले गाने वाली हैं ये भी सारे आपके रहनुमा बन के आएंगे वहां पे। अरे हमारे मजहबी रहनुमा होंगे, हमारी पेशवाई फरमा रहे होंगे। इफ्तारी और शहरी के 2 ही टाइम है रमजान शरीफ में, सारा महीने वैसे तो सुबह शाम में बरकत ही बरकत है, लेकिन शहरी और इफ्तारी 2 इबादत के टाइम, और उन इबादत के टाइमों में वो साथ अपने बिठा के एक्ट्रेसों को, लोगों को दीन की तबलीग फरमा रहे होंगे। मैं समझता हूँ यहाँ तो दीन का मजाक बना हुआ है। बात ये है कारी जवार साहब, ये फैक्ट है ना कि हमारे उलमाए कराम जो हैं वो चाहते ही नहीं कि एक ईद हो, हर एक अपनी अपनी उसमें मस्जिद में लगा हुआ है। उलमाए कराम देखें, मुबशर साहब रोयत हिलाल कमेटी में तमाम मसालिक के लोग बैठे हुए और किसी मसलक को इतराज नहीं है। एक शख्स बैठा हुआ कि यहाँ पेशावर की एक मस्जिद में हर साल एक वहाँ अपना लगा लेता है दुकानदारी और उसको दिखाया जाता है, उसको रोयत हिलाल कमेटी के बराबर उसको कवरेज मिलती है। और हुकूमत, वजीर मजहबी अमूर साहब उसके पास उसकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जाके रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप मेहरबानी करें, आप हमारे साथ बैठ जाएं। वो बैठेंगे भी नहीं इनके साथ। कारी साहब मुझे एक बात सिर्फ बता दें, मुझे एक बात बता दें कि अगर 150, 200, 100 शहादतें खैबर पख्तूनख्वा से मिल जाती हैं तो हम उनको रद्द किस बुनियाद पे करते हैं? कल मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि जब अभी चांद पैदा ही नहीं हुआ तो शहादतें कैसी हैं यार, ये तो मजाक है ना। कि सारे साइंसदान भी आपके साथ कमेटी में बैठे हुए हैं, माहिर फल्कियात में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चांद पैदा नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं शहादतें मिल गई। मैं यहाँ अपनी मस्जिद में हुकूमत की रोयत हिलाल कमेटी के खिलाफ ऐलान कर दूं, मेरे लोग आगे कहेंगे हमने देखा, हमें भी चांद नजर आ गया। तो ये तो हर बंदे के जो फॉलोवर हैं 2, 4, 10 शहादतें तो वो दे देंगे आके। तो ऐसी शहादतें इस दौर में भी आप ऐसी शहादतें ले रहे हैं कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, चांद का कोई वजूद नहीं है। आप कह रहे हैं हमें 150 शहादतें मिल गई आके, इसको सख्ती से रोकना पड़ेगा मुबशर लुकमान साहब। ऐसे इस तरह फैसले नहीं होते जिस तरह हमारे मुल्क में चांद का और रमजान का हुकूमत ने खुद मजाक बनवाया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का, और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपका बहुत, राना नज़ीम साहब मेरे साथ हैं। जब एक मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि लाहौर ग्रामर स्कूल फेज़ 5 में, DHL लाहौर ग्रामर स्कूल फेज़ 5 में क्या गंद हो रहा है और किस तरह उन्होंने हुकूमत की रिट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में हैं
और उनके सेक्रेटरी में और उनके मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई भी काम कर लें पीछे। शायद वज़ीर आला जब वापस आएंगे तो काम होगा। क्या होगा बताऊंगा आपको। लेस्को में क्या हो रहा है जो मैंने 3 महीने पहले प्रोडिक्शन की थी। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हुकूमत के हालिया नोटिस के मुताबिक तमाम, ये पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, फेडरल की नहीं, तमाम इंटरनल स्कूल एग्जामिनेशन जो हैं उनको 1 जून तक मुकम्मल करना था और फिर इदारों को फौरी तौर पे गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया जाना था। ये नोटिस हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने, वजारत तालीम ने इशू किए थे और मुख्तलिफ स्कूल्स ने, बड़े बड़े जितने भी स्कूल्स हैं उन सब ने और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इससे मुतला कर दिया। लाहौर ग्रामर स्कूल फेज़ 5 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक स्कूल है जो बहुत चीज़ों की वजह से मशहूर है और बहुत सी ज़्यादा उसमें बेकायदगियाँ हमेशा से पाई जाती हैं और उसके ऊपर बड़ी तशवीश है लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का फैसला हमारे जूते की नोक पे, हम नहीं परवाह करते, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है। वहाँ बच्चे बेहोश होने की आ रही हैं, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसको ज़रा हटा दें। अभी मैं इनको बता दूं कि मैं आपको बच्चों की तस्वीरें दिखाता हूं, टीचर्स की तस्वीरें दिखाता हूं जो लाहौर ग्रामर स्कूल में फेज़ 5 में फेंट हो गए गर्मी की वजह से, क्योंकि अंदर कोई इन्होंने इंतजामात नहीं किए हुए वहाँ पे, या तो कोई एयर कंडीशंस हो, कुछ हो, या कोई पंखे प्रॉपर हों, लेकिन और वहाँ पे फिर इनके पास एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं थी, उनको फर्स्ट एड भी नहीं दी जा सकी। बड़ी मुश्किल से साथी टीचर्स ने उठा के इन टीचर को अस्पताल में पहुंचाया। इसी तरह 2 बच्चे वहाँ पे बेहोश हो गए और उनके ऊपर भी यही हुआ। लेकिन LGS ने क्या किया, उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा 1 जून को हमने बंद करना है, ऐसी की तैसी हुकूमत की, 4 जून को हम इम्तिहान शुरू करेंगे, पूरी रमज़ान और ईद की छुट्टियां हम इम्तिहान के ऊपर लगाएंगे और आखिरी पर्चा 14 अगस्त को लेंगे जाके। डेट शीट मुलाहिजा करें, ये LGS की डेट शीट में अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये 4 जून से ये शुरू होने हैं पेपर्स, मुख्तलिफ बच्चों के, मुख्तलिफ क्लासेस के। फूल जैसे बच्चे हैं, इनको पता नहीं किस तरह के इन्होंने इम्तिहान लेने हैं, कौन सा ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो इनसे ख़त्म नहीं होता। खुद नलायक, टीचर्स नलायक, फैकल्टी नलायक, अगर टाइम पे अपना सिलेबस नहीं मुकम्मल कर सकते। आखिर बाकी स्कूल्स भी हैं इस मुल्क में, दहशत गर्दी के वाक़यात की वजह से जब स्कूल्स बंद हुए तो जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, चाहे वो बीकन हाउस हो, चाहे वो लर्निंग अलाइंस हो, चाहे वो HSN हो और स्कूल्स हों, उन सब ने अपने सिलेबसेस को रीएड्रेस किया और अपने बच्चों को पढ़ाया और उनकी तालीम जो है उसमें आंच नहीं आने दी। वी आर ग्रेटफुल टू देम, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सम ऑफ द स्कूल्स आर डूइंग अ सुपर जॉब। बट बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे ये LGS फेज़ 5 है, सियालकोट में कई स्कूल्स हैं, डस्का में है। हुकूमत पंजाब की पहुंच से ये बाहर है, क्योंकि वज़ीर तालीम जो हैं राना मशहूद जो हैं वो इंतहाई बदनाम ज़माना है। मैं खुद उनकी टेप्स दिखा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि वो करप्ट आदमी है। वो वज़ीर आला के नाम तक पे रिश्वत लेते हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमजा शहबाज के मतलब जो उन्होंने फरमाया, मरियम बीबी के मतलब जो उन्होंने फरमाया, वो सारे का सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बावजूद इस आदमी के हाथ में पता नहीं हुकूमत पंजाब की कौन सी कमज़ोरी है कि इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। बरतानवी गवर्नमेंट ने अब उसके ऊपर तशवीश जाहिर कर दी है कि ये आदमी इंतहाई करप्ट है, क्योंकि इसने डिफिड के पैसे जो हैं उनका पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रही है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई थी, आप याद करें कि फेक टीम गिनेस बुक वालों की बुला के इसने यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनवाने शुरू कर दिए थे और वो टीम भी पकड़ी गई थी। राना साहब, ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ? है कि जब हमारे वज़ीर तालीम यहाँ बेबस हैं या हिस्सेदार हैं, इसके अलावा कोई रिश्वत खा रहे हैं। बिल्कुल जी, हिस्सेदार हैं। देखें 4-4 माह की फीसें, इसका मतलब है ये चैलेंज किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट को, अदलिया को। ये मेरे पास फीसों के बिल्स हैं मुख्तलिफ स्कूलों के। लाहौर हाई कोर्ट आपने कहा था कि 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ली जाएगी समर वेकेशंस में, इन्होंने 4-4 महीने की भी लेनी शुरू कर दी है। आप अगर ना आते तो प्लीज़ हम फिर 2 महीने या 3 महीने की दे रहे होते। हम अदालत का हुक्म मानते हैं और हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं। बात यह है कि मुबश्शिर साहब, ये VIP स्कूल जो है ना, जिससे हम VIP अपने क्या बच्चों VIP है? इस VIP ये है, इसका एक नाम है। VIP स्कूल का आपको एक और बात बता देता हूँ, LGS फेज़ 5 की,
कहा को पता है इन्होंने कहा है कि बच्चे यूनिफॉर्म में मसलन आए, कलर ड्रेसेस में आए, ये सारा कुछ करके, और उसकी वजह से 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल के अंदर घुस गए और उन्होंने बच्चों को हरास किया है। वहाँ पे 2 दहशत गर्दी के वाक़यात अल्लाह अल्लाह ने करके बचे हैं वहाँ पे, और अभी पिछले 15 दिन के अंदर। और हो ये रहा है, किसी की कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसका दिल करता है स्कूल के अंदर चला जाता है। ये एक थ्रेड है ना कि आजकल तलीमी इदारों को बनाया जाएगा। जब तमाम तलीमी इदारे बंद हैं तकरीबन, उस वक्त जब ऐसे तलीमी इदारे खुले होंगे तो लाहौर ग्रामर जैसे, तो मुझे बताएं वहाँ पर जाके दहशतगर्द बासानी निशाना भी बना सकता है। इनको सिर्फ पैसे कमाने से गर्ज है। और हमारी हुकूमत जो है माजरत से फिर वो कहते हैं, बड़ा हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गैरत नाम की चीज़ कोई नहीं है। क्या हुकूमत एक स्कूल को कंट्रोल नहीं कर सकती? वज़ीर तलीम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। अगर उनमें ये पावर है, ला रहे हैं, बस सदके के बकरे ला रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को सदके के बकरे देते देखा है जिन्होंने अपने वालिद साहब के बीमारी पे कभी दुआ नहीं की थी, और सदके के बकरे वहाँ पे देना शुरू कर दिए। होता ही है कि स्टूडेंट्स ने अपनी जो मुतल्लिका स्कूल की फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, उस पर जब कंप्लेंट्स वगैरह की तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह आके उनको साइबर बुलिंग करना शुरू हो गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं लाहौर ग्रामर स्कूल किसी एविडेंस के बगैर बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको शक हो तो यू आर वेलकम टू कम एंड सिट ओवर हियर एंड आई विल शो यू हाउ यू आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। आप तालीम के नाम पे, आप फीस लेने के नाम पे आप कवानीन नहीं तोड़ सकते इस मुल्क के, ये गलत बात है। और ऊपर से आप साइबर बुली कर रहे हैं अपने बच्चों को, जिनको आपने प्रोटेक्शन देनी है, जिनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनको आपने फ्यूचर देना है, ये आप कर रहे हैं उनके साथ। जी, बात यह है कि जी इस पे होना ये चाहिए कि सो मोटो एक्शन होना चाहिए इस पर। हुकूमत को भी सो मोटो, हाँ जी बिल्कुल लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए। क्यों नहीं लेगी? ये जो बच्चे मासूम अदलिया बच्चे अपना ये माजरत के साथ ये डिसीजन ही हम अल्लाह इंशाल्लाह इन्फोर्स हो जाए, 2 महीने और 3 महीने की फीस वाला ना, तो वो भी मेहरबानी होगी। अगर नहीं हो सकता ना तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कानून जो है वो लाहौर ग्रामर के आगे कुछ नहीं है। भाई आपके चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं कि इस मुल्क में हर जगह पे बदउनवानी है? ये तो चीफ जस्टिस और तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। और आपको पता है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे महंगी चीज़ जो है वो तलीम है, और सबसे महंगी चीज़ जो है वो हेल्थ है। इन 2 चीज़ें महंगी हैं, और हमारी हुकूमत जो है बेड़ा गर्क कर रही है। मैं कह रहा हूँ सुबह स्कूल को बंद होना चाहिए और इसके खिलाफ केस होना चाहिए। ये जो आपके पास रसीदें मौजूद हैं, इसी बुनियाद पे केस होना चाहिए, और ये फिर चैलेंज होना चाहिए। ये हुक्मरानों के लिए भी चैलेंज है और अदलिया के लिए भी। देखते हैं कि क्या ये स्कूल माफिया जो है, ये लाहौर ग्रामर स्कूल, जो भी इसका मालिक है, जो भी इसके पीछे खड़ा है, वो फ्रेंचाइज है ना जी, मुख्तलिफ ब्रांचें मुख्तलिफ लोगों की हैं। फिर आबदा हुसैन हो या कोई भी हो, उनका गुलबर्ग वाला, उनका तो गुलबर्ग वाला, मुझे बताएं है तो ये सारे ही ना, ये गुलबर्ग वाला या कोई भी हो, जो यहाँ पे हो रहा है वो गुलबर्ग में भी हो रहा होगा, वो जौहर टाउन में भी हो रहा होगा। नहीं, वहाँ पे नहीं हो रहा, मेरा नहीं ख्याल। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए मुबशर साहब। और मैं समझता हूँ कि अब हमें अगला प्रोग्राम लेके हुक्मरानों में से किसी को जबरदस्ती लेके जाते हैं, वकला को लेके जाते हैं, आज और इसके बाहर करते हैं। ज़ईम कादरी आ जाए, लेकिन ज़ईम कादरी आज छुपते रहे हैं, सारा दिन वो छुपते रहे हैं कि कहीं मेरे से स्कूल के ऊपर सवाल ना कर ले, कि उनको पहले बताया था कि ये हो रहा है, अब आपसे ये पूछना है, तो ज़ईम कादरी साहब नहीं आ सके। फिर इसलिए फिर ये सब मिले हुए हैं। ये हुकूमत इसका मतलब है उनके घर में भी पैसे जा रहे हैं, उनके घर में जा रहे हो या हुकूमत मिली हुई है। राना मशहूद के घर तो जरूर कुछ ना कुछ है, वरना इतना खुले अभी तो मैं सियालकोट और डस्का के स्कूल नहीं दिखा रहा, मैं सर लाहौर का DHA का दिखा रहा हूँ। चले आपके प्रोग्राम के बाद अगर तो सुबह एक्शन ना हुआ तो फिर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे भी मिले हुए एक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, 11 मार्च 2016 को खरा सच में की टीम ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि लेस्को का CEO कैसर ज़मान जो है एक करप्ट शख्स है, जिसने मियाँ मंशा के साथ मिलकर इस मुल्क को अरबों का नुकसान पहुँचाया है, और 3 महीने बाद उसकी एक्सटेंशन होनी है। मैंने क्या कहा था 3 महीने पहले, वो आपको ज़रा दिखाता हूँ, वॉच दिस। इत्तलात के मुताबिक लेस्को चीफ कैसर ज़मान ने मनमानियाँ करने के लिए लेस्को का भट्टा बिठा दिया। तमाम काबिल अफसर या तो लाहौर से बाहर पोस्ट कर दिए गए या उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कैसर ज़मान ने 8 चीफ इंजीनियर्स को, जो उनकी जगह चीफ बन सकते थे, लाहौर से बाहर कर दिया। कैसर ज़मान की कोशिशों से अब कोई ऐसा शख्स लेस्को में नहीं बचा जो इनकी जगह ले सके, इसीलिए ये इम्कान है कि 3 माह के बाद रिटायर होने के बावजूद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। 3 फेडरल मिनिस्टर्स कोशिश करते रहे कि इनकी जगह अपने बंदा लगवा दें, ऑब्वियसली उनका मर्जी थी, वफात था, और वो नहीं हुआ। चेयरमैन जो है डॉक्टर मुसद्दिक,
उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस बारी दयानतदारी से किसी तरह कोई दयानतदार जो है हेड जो है वो यहाँ पे लगा दे, मामलात को बेहतर बनाया जाए। लेकिन बोर्ड ने, सीईओ ने और बोर्ड ने उनकी तमाम कोशिशों को उसके ऊपर पानी फेंक दिया, फैसलों पे अमल दरामद रोक दिया और 30% बोर्ड के फैसले से और ख़रीदारी से मुतल्लिक फ़ैसलों पर जिनमें सीईओ की दिलचस्पी थी उन पर अमल हुआ। और जब उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने बोर्ड मेम्बरान के दरमियान जितने इख्तलाफात थे उनको हवा देनी शुरू कर दी। और उसके बाद जावेद कुरैशी और एक असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान अरशद जिनका ताल्लुक गाजी ग्रुप से है, उन्होंने फ़ैसलों को रोकने के लिए सबकत ले जाना शुरू कर दी और सीईओ लेस्को की मुलाजमत की तौसी का हुक्म दे दिया। ये कैसर ज़मान है। लेस्को के तारीख़ में करप्ट तरीन अफसरान में इनका जिक्र आता है और तरीक़ा वारदात ये है कि मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की ख़रीदारी में हजूर जो हैं वो पैसे कमाते हैं। और इन्होंने एक ज़ुबान ज़दे आम है कि 50 मिलियन रिश्वत एक वज़ीर को देकर ये ओहदा हासिल किया और ये कहा जाता है कि 100 मिलियन मज़ीद दे के अपनी मुलाजमत में तोसी कराई। ज़रा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वॉच दिस। ओह सॉरी, अच्छा चले अभी रहने दें। वो मुझे वो कह रहे हैं कि आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप बता ही दें इनके मतलब दिखाना क्या। मेरे पास इनकी बड़ी चीज़ें हैं इस वक्त पड़ी हुई। अब जावेद कुरैशी जो है वो इस बोर्ड की हिमायत करता है, कारोबारी शख्स है और ये असल में एक प्राइवेट ट्रेन भी चलाता है ये बंदा। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बहुत करीबी है। एहसन इकबाल साहब इतने नेक आदमी हैं, उनकी वालदा आपा निसार फातिमा इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन ज़ियाउल हक के करीब तरीन साथियों में से अब एहसन इकबाल साहब जमहूरियत के अलमबरदार और दिलदादा। एहसन इकबाल ने सिफारिशें की इनकी मुलाजमत में तोसी के लिए। अगले साल ADVV के लिए 30 अरब के स्मार्ट मीटर्स और दीगर अशिया खरीदनी है और अब वो ये करप्ट आदमी लेगा। इस मुल्क को बिजली क्या मिलनी, यानी जो आदमी बिजली नहीं दे सक रहा, जो आदमी पूरा लोड नहीं दे सक रहा और अरबों की करप्शन उसके नाम पे है, वफाकी वज़रा आपके जो हैं उसकी तोसी के लिए और इल्लीगल एक्सटेंशन के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ है, वो अब सबकत ले जाने पे मौजूद। सब आपने पहले जिक्र किया मियां मनशा। मियां मनशा जो सनतकार नहीं है, डिप्टी वज़ीर आज़म है आपके पाकिस्तान का। उसके नाम के साथ ओहदा नहीं लगा हुआ लेकिन तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद हैं। वो जिस चीज़ को चाहे ख़रीद सकता है, जिसको चाहे जहाँ पे चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि उसके हुक्मरानों के साथ पार्टनरशिप है। अब बात एहसन इकबाल को आप हाल ही ना ले। एहसन इकबाल के साथ कौन होगा? क्या एहसन इकबाल की अपनी कोई हैसियत है कि वो अकेला कुछ करवा सके? पूरी एक टीम है जी, इसाक डार से लेकर एहसन इकबाल, सब जो करप्शन करेगा उसमें से सलमान इकबाल को भी हिस्सा मिलेगा, सलमान शहबाज को नहीं। ये नहीं मैं मानता, ये मैं इसलिए नहीं मानता कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर और मैं जिसके प्रूफ आपने दिए हैं, जो आपके पास हैं, उसको ये कब मानते हैं? मुझे बताएं। ये सबूत इसी तरह होता है, जिस लोगों को घरों से करोड़ों रुपए निकलते हैं तो वो कहते हैं जनाब सबूत कोई नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ इसी तरह होती है। मुबशर साहब, सबूत और क्या है? मुझे बताएं कि ओहदा किसी के पास नहीं है तो सऊदी अरब के विजिट पे चले जाते हैं, साथ नहीं है ना। इंडिया में चले जाते हैं, कुछ नहीं है। लंदन में चले जाते हैं, कुछ नहीं है। हर मीटिंग में बैठते हैं। मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नादरा कराची क्या कर रहा है और किस तरह बर्मीज शहरियों को गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के NIC इशू कर रहा है। बार बार ये चीज़ें पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी का बायस बन रही हैं और साथ ही कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफा जो था वो किस वजह से हुआ, क्या MQM इसमें भी मुलव्वस है या नहीं? एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कराची में ऐसे ग्रोहों का इंकशाफ हुआ है कि जो बर्मीज़ नेशनल्स हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनलिटी लेके मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद की सरबराही कर रहे हैं। राना साहब, तफसीलात। इसमें बड़ा खौफनाक है जी। इसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उस्मान जौहर नामी एक शख्स है, जिसने जो बर्मा का है, उसका वालिद बर्मी है, उसके पासपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड पर देखे इसका बेटा बर्मी है, मगर इस शख्स के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। ये क्या करता है कि ये सऊदी अरब के अंदर, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और जनूबी अफ्रीका, इन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मिला के इसने, ये वो टारगेट किलर्स हैं
जो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करते हैं, उनको ये जाली शनाख्ती कार्ड बना के देता है। नादरा के लोग इसके साथ मिले हुए हैं। फिर ये क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं। सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, ज़कात मिलती है। उन पैसों को किसी जगह नहीं लगाते, उन पैसों को ये मुख्तलिफ टारगेट किलर्स को देते हैं। और खौफनाक बात यह है कि मुबशर साहब इंडियन रा जो है उनके साथ इनके राब्ते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि अगर और रा के साथ जो राब्ते हैं और रा के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शहरियत किस तरह लेते हैं, उसमें नादरा के लोग मुलव्वस हैं। मतलब चौधरी निसार साहब कहते हैं जी, मैं इकरार किया उन्होंने कि नादरा के अंदर करप्शन हो रही थी, 2 नंबर पासपोर्ट बांटे थे। जिस तरह मुला मंसूर के आप बात कर रहे हैं कि वो किस तरह बना, किसी ना किसी ने तो बनाया ना। तो इसी तरह का तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक उन्होंने तंजीम बनाई जो इस वक्त कराची में ये सब लोग मौजूद हैं। उस्मान जौहर समेत तमाम लोग, इसमें वो लोग हैं जो बर्मा से तलक रखते हैं, बर्मा की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है। और कराची के एक सियासी जमात के टारगेट किलर्स जो हैं उनको पैसे, आपने हौसला नहीं है, मेरे में तो है। सियासी जमात आप एमक्यूएम कह रहे हैं ना, यानी ये वो शख्स है ना जिसकी पुष्पनाई आपका दोस्त बाबर गौरी कर रहा है। देखिए जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप ये मौजूद है, ये है। उसके बाद आप आ जाए, ये है अब्दुल रहीम फयाज बर्मी, ये बर्मी खुफिया एजेंसी का कारिंदा है, ये बाकायदा उसका कारिंदा है, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। और इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। अब किस तरह इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट बन गया? अगर ये बर्मा की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता तो किसको नहीं पता कि बर्मा की देखें, शक्ल देखें। और ये इस वक्त कराची में मौजूद है। ये इस वक्त ये कराची में मौजूद नहीं, ये सऊदी अरब में मौजूद है। और ये किस तरह वहाँ पे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होगा। उसके बाद आप एक आ जाए, ये इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, लॉन्ड्री में, कराची के इलाके में मौजूद है। और इसका जो है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर था, इस वक्त बांग्लादेशी पासपोर्ट है इसके पास इस वक्त। और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। तो हमारी एजेंसीज क्यों नहीं पकड़ रही इनको? मैं कह रहा हूँ कि एजेंसीज के लिए चैलेंज है कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोग्राम में दिखा दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं वो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि किस तरह नादरा के लोग इनके साथ मिले हैं, किस तरह पाकिस्तानी सफारतखाना जद्दा में जो मौजूद है वो मिले हुए हैं। और तो और जितनी हीरोइन स्मगलिंग होती है, ये जो लोग पकड़े जाते हैं ना सऊदी अरब के अंदर, नाम आता है ये पाकिस्तानी है, इनमें से पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं, बांग्लादेशी और ये सोमालिया से तल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन इनके पासपोर्ट, इनके शनाख्ती कार्ड जाली तरीके से पाकिस्तानी बन जाते हैं। अब खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इनकी जड़ें इस तरह इतनी मजबूत हैं कि मैं कराची गया, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, मैंने बाइट से लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपके प्रोग्राम में कम से कम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब किया जाता है। तो वहाँ पर मुझे एक सरकारी अफसर ने यह बात कही, उसने कहा भाई हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा यार इनके पास 6 पासपोर्ट हैं, FIA में इनके लोग मौजूद हैं, नादरा में इनके लोग मौजूद हैं, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर इनके लोग मौजूद हैं। आप आज शिकायत लगा के देख लें, आप दिखा के प्रोग्राम्स में देख लें, होगा क्या कि जब हम इन्हें पकड़ने जाएंगे तो किसी नए नाम से पासपोर्ट बना के निकल जाएंगे। और मैं चैलेंज से कहता हूं 300 टारगेट किलर्स जो मतलूब है हमारे कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन सब के 3-3 जाली पासपोर्ट, 3-3 जाली शनाख्ती कार्ड इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये गैंग है, पूरा एक गैंग है जो ये सब कुछ कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। मुफ्ती अब्दुल क़ादिर ज़वार बहादुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हो तो वहाँ उम्मीद की किरण आदमी किस जानिब तलाश करे। जब वज़ीर आज़म की अपनी सर्जरी जो है उसके मुतल्लिक सवालिया निशानात उठे और ये लगे कि शायद ये फ़ेक सर्जरी थी या वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल का बताया गया, क्योंकि 2 मुख्तलिफ अफराद जो उसके ऊपर रनिंग कॉमेंट्री कर रहे थे और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे, एक उनकी साहबजादी और एक उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिनके सीने में जो दिल है वो उनकी औलाद से भी ज़्यादा उनके लिए धड़कता है। आफरीन है ऐसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर भी। और ये जो दोनों रनिंग कमेंट्रीज कर रहे थे और उसके बाद जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, ख़ास तौर हाल क्लिनिक के मतलब, तो लगता ये है कि बाईपास तो एक ही होता है, 4 बाईपास पता नहीं हुए कि नहीं हुए। वज़ीर आज़म साहब, लगता है इस दफ़ा जब आप आएंगे तो आपको कौम से खिताब करते हुए अपने टांके भी दिखाने पड़ेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।